दोस्तों नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल मैं रेगुलरली आपके साथ मुलाकात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा व्यस्त हूं और अपने 2 पेड बैचेस के लिए मैं व्यस्त हूं। दरअसल मैंने 2 तरह के पेड बैचेस स्टार्ट किए थे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक बैच मैंने शुरू किया था न्यूज़पेपर रीडिंग का। चूँकि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो न्यूज़पेपर के लिए मैंने सोचा था कि पहले न्यूज़पेपर रीडिंग का बैच मैं शुरू कर दूं। तो उसके लिए मैंने मंथली कोर्स स्टार्ट किया था, 198 रुपये पर मंथ। उसमें आप लोगों का बहुत प्रेम मिला, ज़बरदस्त सहयोग मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार से मैंने CHSL प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया, जिसकी मांग बहुत लंबे समय से थी। ऑफलाइन भी बहुत ज़्यादा मांग होती है, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा मांग होती है कि उसमें अच्छा फ़ायदा ये मिलता है कि जब हम क्वेश्चंस को करते हैं, प्रैक्टिस बैच को करते हैं, तो जो चीज़ आपको टीचर 15 से 20 मिनट में समझा देता है, वो चीज़ समझने में हो सकता है आपको 2, 4, 6 घंटे लग जाए, या हो सकता है कि तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में ना आए। तो प्रैक्टिस बैच का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि 1.5 महीने के बाद हम लोगों की परीक्षा होने वाली है, तो अभी से प्रैक्टिस बैच का अपने आप में बहुत बड़ा रोल था। तो इस वजह से मैं वर्ड पावर, दूसरे दिन मैं वर्ड पावर आपको दे पा रहा हूँ और वर्ड पावर के जरिए हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तो किसी वजह से इसमें भी, CHSL में भी आप लोगों ने प्रैक्टिस बैच में बहुत सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। क्योंकि नया मेरा था, ये नई लॉन्चिंग थी, पहली बार मैं इस फील्ड में उतरा था और पहली बार उतरने में ही आप लोगों का इतना ज़्यादा प्रेम, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो साथी हैं जो किसी वजह से पेड बैच नहीं कर पाए, पेड बैच में नहीं शामिल हो पाए, उनको भी कुछ न कुछ लाभ मिलता रहे और उनके साथ भी मेरा जुड़ाव बना रहे। उसके लिए मैं आज आपको प्रैक्टिस पेपर मैं करवा रहा हूं। प्रैक्टिस पेपर मैं आपको करवा करके चाहता हूं कि कुछ उससे आप लाभ उठाएं, उसको समझें। और एक ज़बरदस्त सूचना ये है कि 12 तारीख को, 12 जुलाई अर्थात संडे होगा, 12 जुलाई को सुबह 8 बजे मैं आपके लिए वॉइस का ज़बरदस्त प्रैक्टिस पेपर लेकर के आ रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराऊं। और आप ये देखिएगा कि ईश्वर की कृपा से कि सेकेंड्स लगेंगे आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं ट्रिकी वे से आपको बताऊंगा कि कैसे, जब कभी समय मिलेगा तो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और अभी क्वेश्चंस कैसे टैकल करने एग्जामिनेशन में, आपको पता है कि CGL में 20 मार्क्स का बहुत बड़ा रोल इसका है। इसके अलावा CHSL में या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उसमें सीधे नहीं पूछा जाता, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में सीधे नहीं पूछा जाता है, तब भी उसमें इनडायरेक्टली आप ये मान करके चलें कि कहीं न कहीं इसकी भूमिका होती है, चाहे स्पॉटिंग द एरर के माध्यम से हो, चाहे क्लोज पैसेज के माध्यम से हो। तो उसमें हम लोगों को ये ज़बरदस्त टॉपिक आप देखेंगे कि कैसे आप देखते ही क्वेश्चंस को आप आंसर कर ले जाएंगे। तो 8 बजे मेरी लाइव क्लास होगी संडे को, 12 जुलाई को। और आप ये मान के चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो मैं सोच रहा हूँ, ये 3 घंटे तक का सेशन होना चाहिए। अब उसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन आप 3 घंटे के करीब मान करके चलें कि 3 घंटे का लगभग ये सेशन होगा। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है उसमें, लेकिन 8 बजे आप ज़रूर उसमें बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, मुस्तैद हो जाइएगा 8 बजे। क्योंकि समय आप जानते हैं कि पंक्चुअलिटी हमारे आपके बीच में एक बहुत बड़ा विषय है। और मेरा आप जानते हैं कि समय अगर 8 बजे का, तो 8 बजे का मतलब 8 बजे है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ईश्वर की कृपा रही तो हम लोग 12 जुलाई को बिल्कुल, आप ये मान के चलें कि वॉइस में कमांड करने वाले हैं। तो इसी सूचना के साथ आज मैं आपको इसमें प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि प्रैक्टिस पेपर कैसे CHSL का किया जाएगा, कैसे आपको 25 क्वेश्चंस हैंडल करने हैं और किस तरह से आप बहुत बेहतर इसमें प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कुछ पेपर्स मैं आपको दूंगा, पब्लिक में दूंगा, कि मेरे साथी, मेरे चाहने वाले उसमें जुड़े रहें और उसको समझते भी रहें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें प्रैक्टिस पेपर में, कैसे आपको करना है। एक एक क्वेश्चन का बहुत बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे और बिल्कुल टाइम के भीतर, समय के भीतर ही हम लोग
क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, समय के भीतर ही हम लोग कर लेंगे। लेट अस सी, प्रैक्टिस पेपर होगा आपका, प्रैक्टिस पेपर ऑफ CHSL का जो प्रैक्टिस पेपर है ये हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके प्रैक्टिस पेपर को हम लोग देखते हैं। लेट अस सी, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें आप कि लिखिए। अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है वह क्वेश्चन है हमारा कि रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब ये देखिए PQRS का क्वेश्चन है, सेंटेंस अरेंजमेंट का है, जिसे भी आप कह सकते हैं पैराजम्बल्ड कह लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से बड़े शानदार तरीके से। हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन, तो क्या हो गया कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि वह ज्ञात नहीं है, तो क्या हुआ। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, बट इट इज बिलीव दैट ही वॉज बॉर्न। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है आपको कि किसके बाद कौन सी चीज पक्का आएगी ही आएगी, यही आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें कि ही वॉज बॉर्न इन, अगर हम इसको ध्यान दें कि वह पैदा हुआ, तो अगर वह पैदा हुआ तो आप ये देखिएगा कब पैदा हुआ, तो कब पैदा हुआ, इन लेट में। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है उसका सबसे बड़ा स्वरूप है कि किसके बाद कौन पक्का आएगा। तो इनके बाद जो है वह में आना ही आना है, यानी P के बाद पक्का Q आना ही आना है। और ये देखिए नंबर 2 में आप चाहें तो इसे और पूरा पढ़ लें। हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन। हमारे पास कंपटीशन में मतलब इतना समय नहीं होगा कि हम लोग एक एक पढ़ें, बस आप ये देख लें किसके बाद कौन आना है। बट से भी हम देख सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह पैदा हुआ था, और इनके बाद में आना ही आना है। तो ये आपका जो आंसर हुआ वो नंबर 2 PQR हुआ। दूसरा दिया गया है, दूसरे को आप देखें क्या दिया गया है। लेट अस सी, टुडे लेस प्रिविलेज्ड वाइट। आज जो लेस प्रिविलेज्ड वाइट है, वाइट का यहाँ पे देखिएगा कौन वाइट, तो आप वाइट के बाद देखें वाइट के बाद आएगा कौन, तो वाइट के बाद आप ये देखिएगा कि पक्का वाइट एक एडजेक्टिव है जो इन तीनों में अगर हम बात करें तो केवल अमेरिकन्स के साथ फिट बैठेगा ही, वाइट और किसी के साथ आ ही नहीं सकता है। वाइट अमेरिकन्स का मतलब होता है कि गोरे अमेरिकन्स अर्थात अंग्रेज अमेरिकन्स। जल्दी से आपको इसमें ऑप्शन मार के आगे बढ़ना है और ये PRQ होना ही होना है। तो इस तरह से जब एग्जाम्स में आप करते हैं क्वेश्चंस तो ध्यान ये रखना कि अगर 30 मिनट्स का हमें समय मिले तो हमें कोशिश करना है कि हम 20 मिनट्स में करने की कोशिश करें। अगर 1 आवर का है तो 50 मिनट्स में करने की कोशिश करें। 2 आवर्स का है तो हम कोशिश ये करें कि हम जो है वो 70 to 80 मिनट्स के भीतर करने की कोशिश करें। तो तेज़ करेंगे आप। PQRS का क्वेश्चन जो होगा वो इसी तरह से आपको करना है कि आपने क्वेश्चन देखा और उसके बाद देखा कि किसके बाद कौन आना है, वो तेज़ी से देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अगला दिया गया है कि विक्की शेड आई क्लीन माई टीथ डेली। अब यहाँ पे आपको देखना है वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि वॉइस और नरेशन का जो क्वेश्चन होगा वो आप देखते ही बड़े आराम से मार देंगे। आई क्लीन माई टीथ डेली, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो आप ये देखिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 को देखें, सेट दिया गया है, सेट होगा नहीं, सेट गलत हो गया। नंबर 2 को अगर आप देखें तो नंबर 2 में क्या दिया गया है, दैट का प्रयोग दिया ही नहीं गया है। अगर हम नंबर 4 को देखें तो यूज टू दिया गया है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका नंबर 3 सीधा सीधा बिल्कुल चिल्ला रहा है कि आपका नंबर 3 सही होगा। आगे आप देखें कि नोबडी गेट्स विद ए प्रिटेंशस स्मार्ट। थोड़ा सा आप ध्यान दें,
प्रिटेंसेस का मतलब जो बहानेबाज होता है, स्मक का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति होता है। तो अगर हम गेटअप की बात करें तो गेटअप का मतलब उठना होता है। अगर हम गेट्स एलांग की बात करते हैं तो गेट एलांग का मतलब होता है कि सही तरह से तालमेल बिठाना। तो यहाँ पे भाव जो नहीं, गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना। तो थोड़ा सा ध्यान दें आप तो समझ में आ जाएगा कि आपका जो आंसर होगा वह क्या आंसर होगा। तो वह आंसर जो होगा आपका वह सीधा सीधा ये हो जाएगा कि गेट एलांग। अब इसकी हिंदी आप जरा सा ध्यान दें तो हिंदी अपने आप समझ में आ जाएगी कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे दंभी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता है, मतलब उसके साथ तालमेल नहीं बिठाना चाहता है। तो आप इसको देखें कि तालमेल नहीं बिठाना चाहता है और चारों ऑप्शंस को देख लें। गेट एलांग का मतलब तालमेल बिठाना होता है, मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। गेटअप का मतलब उठना होता है। और गेट अबाउट का कई अर्थ है, जैसे प्रसारित होना, फैलना, प्रसिद्ध होना, ये सब हो जाता है। गेट थ्रू का मतलब सफल होना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, गेट एलांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या दिया गया है कि इसमें दे रहा है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। अब आपको ब्रैकेटेड जो पार्ट है उसे इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड फार का मतलब होता है कि की तरफ बढ़ना। जैसे हम बोलते हैं इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड यू विल हेड फार सक्सेस। तो हेड फार होगा, ध्यान देंगे टूवर्ड का प्रयोग, टूवर्ड का मतलब टूवर्ड और टूवर्ड्स, इसका मतलब की तरफ तो होता है लेकिन हेड के साथ फार का ही प्रयोग होता है। इसके साथ फिर आपको टूवर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, हेड फार। ठीक है, हेड फार का मतलब होता है की तरफ बढ़ना। इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड यू आर, इट मीन्स यू आर हेडिंग फॉर सक्सेस। तो उसी प्रकार से कि अगर हम बात करें हेड फार, तो हेड फार का मतलब की तरफ बढ़ना। अब कभी जीवन में ये आपको मुश्किल नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। आफ्टर टुडेज टेरिबल टेस्ट, आज के टेरिबल टेस्ट के बाद क्या दिया गया है, आज के टेरिबल टेस्ट के बाद आई एम श्योर दैट माई टीचर्स ओपिनियन अबाउट मी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ओपिनियन की बात करें, 81 दिया गया है। अगर हम ओपिनियन की बात करते हैं तो ओपिनियन की बात में हमारे सामने दिया गया है क्या क्या लगना है। ओपिनियन को देखें, ओपिनियन के साथ क्या क्या लगना है, लेट अस सी। तो देखें हम लोग, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था उसके लिए। आप लोग देखें कि अब क्या दिया गया है कि टीचर की राय अबाउट मी, मेरे बारे में, फॉर मी मेरे लिए, आप मी काकी के, इन मी नहीं अर्थ होगा, टीचर की राय मेरे बारे में। अब देखिएगा मेरे बारे में राय दिया गया, अबाउट का प्रयोग यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि फिर ये हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट होगा। आगे दोस्तों देखें, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक इडियम है। इसका तात्पर्य है कि काम शब्दों से ज़्यादा बड़ा बोलता है, अर्थात कि आपका जो काम होता है वही काम लोगों को आपके बारे में बताता है, आपके शब्द नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा वाट समवन डज मीन मोर देन वाट दे से दे विल डू। मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति जो कुछ कहता है वह जो कुछ करता है उसका ज़्यादा मतलब होता है इस बात की अपेक्षा कि वह क्या करेगा। अगर वह बताता है कि वह क्या करेगा की अपेक्षा वह क्या करता है, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। तो एक्शन स्पीक, ध्यान रखिए। जैसे अगर मान लीजिए आप कहें कि आप बहुत ज़्यादा जानकर, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप कुछ न बोलिए, अगर आपका रिजल्ट निकला और आप सफल हो गए तो आपको फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये ईडियम यह बताता है। आगे 83 में आप आए, सेलेक्ट द एंटोनिम। अब आप पहले एंटोनिम को देखें, एंटोनिम क्या है इसमें। तो एंटोनिम से पहले आप इस वर्ड का अर्थ समझें। यह वर्ड है कोअल्स है। कोअल्स का मतलब होता है, कोअल्स की अगर हम बात करें
तो इसका मतलब होता है मिला देना, दैट इज कोअल्स। कोअल्स का मतलब मिला देना हो जाएगा। तो अगर मिला देना है तो आगे आप एक एक चीज़ को देखें। सेपरेट दिया गया है, सेपरेट का मतलब होता है अलग कर देना, कोअल्स का मतलब मिला देना, सेपरेट का मतलब अलग कर देना होता है। एडहियर का मतलब होता है एडहियर, एडहियर की अगर हम बात करें, एडहियर का मतलब होता है चिपकाना या जोड़ना हो जाएगा, दैट इज एडहियर। आगे दिया गया क्लीव, क्लीव जो होता है, क्लीव का मतलब होता है कि कहीं भ्रंश या टूट, दैट इज क्लीव, उसे हम क्लीव कहते हैं। आगे आप देखें आगे क्या कह रहा है, आगे फिर आपका दे रहा है, लेट अस सी, इसको देख लीजिए। अमालगमेट, अमालगमेट का मतलब होता है अमालगमेट, अमालगमेट जो होता है उसका मतलब भी होता है मिला देना होता है। तो अगर हम इन सबको देखें तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोअल्स का मतलब मिला देना होता है, सेपरेट का मतलब क्या हो जाएगा, सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। सेपरेट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है, एक बार फिर से देख लीजिए। कोअल्स का मतलब मिला देना होता है, सम्मिलित हो जाना, सम्मिलित कर देना। सेपरेट का मतलब अलग कर देना। एडहियर का मतलब जोड़ना, एडहियर टू होता है, आपको याद होगा, कंप्लाई विद एडहियर, एडहियर टू इसका मतलब अनुपालन करना भी होता है। और क्लीव का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, भ्रंश करना, चीरना। और अमालगमेट का मतलब भी होता है मिला देना या मिल जाना होता है। तो जो एंटोनिम अगर होगा कोअल्स का तो जाहिर सी बात है सेपरेट होगा। सेपरेट में एक चीज़ और ध्यान रखें कि यह मिस स्पेल्ट में भी पूछा गया वर्ड है। सेपरेट में पी के बाद ई लगाया था जो कि गलत होगा। आमतौर पे लोग पी के बाद ई सेपरेट में लगा देते, वो गलत हो जाता है। अब अगला आपको देखना है लॉइटर। लॉइटर का मतलब क्या होता है, लॉइटर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, भटकना, समय बर्बाद करना, मटर गश्ती करना, आवारागर्दी करना, लॉइटर हो जाएगा। लैग का मतलब क्या है, अब एक एक शब्द को देखिएगा। लैग का मतलब होता है पिछड़ जाना। अच्छा, लॉइटर माने आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना, देर करना, विलम्ब करना, टाल मटोल करना। अब इसी में लैग, लैग का मतलब पिछड़ जाना, तो ये तो सिनोनिम जैसा हो जाएगा। हेसन का मतलब होता है जल्दी करना, तो लॉइटर का मतलब होता है देर करना, हेसन का मतलब होता है जल्दी करना। इसका मतलब क्या हो गया, यही आपका एंटोनिम होगा। एम्बल को भी देख लें, एम्बल का मतलब भी होता है चलना भी होता है, और लॉल जो होता है वो आराम से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में भी आती रहेंगी, देखते भी रहेंगे। आगे दिया गया है द आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम का आउटर लेयर होता है वह क्या है, इसको देखिएगा। तो पहला शब्द दिया गया है कंपोज्ड ऑफ फोल्डेड ग्रे मैटर। ध्यान दीजिएगा, जो पार्ट सेरिब्रम क्या होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो ब्रेन का जो आउटर लेयर है उसके बारे में बात हो रही। तो पहला विक्टर है, विक्ट्री का मतलब जैसे होता है विजय, तो विक्टर जो होगा वो विजय वाला व्यक्ति होगा, विजयी व्यक्ति होगा। और कॉर्टेक्स का मतलब होता है बाह्य त्वचा, आउटर लेयर जो दिया गया है ये कॉर्टेक्स। स्क्रब का कई अर्थ होता है, स्क्रब माने रगड़ना भी होता है, स्क्रब का मतलब होता है अविकसित भी होता है, नीच आदमी भी होता है। और आगे दिया गया कैपर्ड, तो कैपर का मतलब होता है उछल कूद मचाना। तो थोड़ा सा अगर हम इस पे ध्यान दें तो कॉर्टेक्स ही जो होगा वह क्या है, सेरिब्रम का जो आउटर लेयर होता है वह क्या है, कॉर्टेक्स हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में आप देखें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स। अब आप देखेंगे आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, ठीक है, व्हेन आई केम फेस टू फेस विद माई स्कूल फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है टेकन अबैक, तो टेकन अबैक का मतलब ये होता है हतप्रद हो जाना। उसी प्रकार से टेकन बाई सरप्राइज का मतलब भी होता है हतप्रद हो जाना। तो इसमें आप देखें आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, टेकन बाई सरप्राइज हतप्रद हो जाना। व्हेन आई केम फेस टू फेस, तो जब मैं आया फेस टू फेस मतलब सामने आया, विद माई स्कूल फ्रेंड, अपने स्कूल फ्रेंड। तो यहाँ पे पूरी हिंदी निकल गई कि जब मैं अपने स्कूल के साथी के सामने आया तो मैं बिल्कुल हतप्रद हो गया,
अचंभित हो गया तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर का पार्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी डी। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हार्ट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली वाइल्स पुशिंग ए टाल कॉलम ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा आपको। गीजर जरा सा भी अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया लगाएं तो आप गीजर, आपके घर में भी गीजर लगा होता है, तो ये जो हम लोगों के घर में जो गीजर लगा होता है बाथरूम में, ये आर्टिफिशियल होता है। और यहाँ पे जो हार्ट स्प्रिंग की बात कर रहा है जिसमें वाटर जो है वो समय समय पे इंटरमिटेंटली बॉयल्स होता है, मतलब गर्म हो जाता है, और इसी प्रकार से स्टीम वगैरह भी उसमें निकलती है। तो यहाँ पे जो शब्द है वह गीजर हो जाएगा, गीजर सही ऑप्शन होगा। स्माइट का मतलब होता है मार देना होता है या रोगग्रस्त कर देना होता है। ब्रू का मतलब होता है मिश्रण किण्वन होता है, ब्रू आप जानते हैं। और पिट का मतलब होता है पिट का मतलब होता है, एक पिट का मतलब गड्ढा होता है, और पिट किसी के खिलाफ किसी को खड़ा कर देना, दैट इज पिट। तो पिट का सेकंड फॉर्म पिटेड हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 88 क्या दे रहा है, 88 जो दे रहा है आपका वो ये दे रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग वाला। तो पहले आप देखें सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में क्या दिया जाएगा, ये आपका सिलेबस हो जाएगा। इनको सिलेबस का मतलब आपको पता ही होता है, पाठ्यक्रम होता है। इनक्रोच का मतलब होता है कि आप जब इनक्रोच करते हैं, इनक्रोच के साथ आन अपान का प्रयोग होता है। इनक्रोच आन, इनक्रोच अपान अतिक्रमण करना होता है। और कोल्स अभी थोड़ी देर पहले मिला हुआ था, इसका मतलब होता है मिला देना होता है, मिल जाना होता है। तो ESCE यहाँ पर सी शब्द का प्रयोग होगा, कोल्स हो जाएगा। और एडहीशन में जो दिया गया है ये आप देखें थोड़ा सा कि एडहीशन एडहियर और वो जुड़ाव चिपकाव होता है, उसी का नाउन जो है एडिशन हो जाएगा। तो टी के बजाय आप वहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे और ये आपका जो आंसर होगा वह इनक्रोच होगा, क्योंकि इनक्रोच की स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो आप इसे आगे देखें। 89 में क्या दिया गया, फिर 89 में दे रहा है सर्जन्स। देखिएगा करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, तो सर्जन्स आपको पता है SUR हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया। डायोर्सी का मतलब जिसका तलाक हो चुका हो, अर्थात तलाकशुदा हो जाएगा। डिपिक्ट का मतलब चित्रण करना, डिपिक्टेड हो जाएगा। और पार्लांस होता है, ध्यान दीजिएगा पार्लांस शब्द होता है। पार्लांस का मतलब आप अगर देखेंगे तो पार्लांस का जो अर्थ होगा वह आप बातचीत या बोलचाल, इसको हम पार्लांस कहते हैं। तो पार्लांस में एक ई होता है, दो ई नहीं होता, मतलब डबल ई का प्रयोग नहीं होता है। तो जो हमारा सही है वो डिपिक्टेड है और तीनों स्पेलिंग इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन देखें 90 में आप आए, ग्रेगेरियस है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार। आपने अगर मेरे वर्ड पावर रूट सिस्टम को पढ़ा होगा तो काफ़ी वर्ड्स इसमें मैच करते हैं। तो पहले आप देखें ग्रेगेरियस का मतलब मिलनसार होता है, अर्थात लाइकिंग टू लिव इन ए कंपनी, जो किसी कंपनी में रहना। कंपनी का मतलब क्या हो गया, लोगों के साथ रहने में मज़ा आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेक्स। लाइकिंग टू लिव इन ए फ्लॉक, जो भेड़ों के झुंड जैसा, मतलब लोगों के साथ रहने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे सिनोनिम करना है। इंट्रोवर्ट जो होगा वो अंतर्मुखी होगा। मेलानकोली जो होती है वो उदासी की स्थिति होती है। अफाबल जो होता है यही मिलनसार होता है, मैत्रीपूर्ण होता है। तो जो ग्रेगेरियस होगा वह क्या है, वह ध्यान दीजिएगा, ग्रेगेरियस का मतलब मिलनसार, तो अफाबल का मतलब भी क्या होगा, मिलनसार होगा। इंट्रोवर्ट माने अंतर्मुखी, मेलनकॉली का मतलब उदासी की स्थिति, अफाबल का मतलब मिलनसार मैत्रीपूर्ण, और पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न। तो जो हमारा आंसर होगा वह अफाबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 को देखें, 91 से देखें आप, द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेज ए शॉप फ्लोर and 10 cubicles for the staff in an area of about 1000 square meters। दोस्तों दो चीज़ ध्यान देना है
कि आपको स्क्वायर मीटर होता है, स्क्वायर्स शब्द का प्रयोग, स्क्वायर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, अगर हम 1000 की बात करें तो 1000 यहाँ पे आपको 1000 लिखना पड़ेगा, केवल 1000 होगा तो फिर वो भी चीज़ें थाउजेंड्स, जैसे एक रूल है ग्रामर में नाउन का, वो क्या है, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। तो इनके साथ अगर हम निश्चित बात होती है, अगर हम निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो इनके साथ एस नहीं लगता, जैसे 100, 200, 300, 400, इनके साथ एस नहीं लगता है, इनके साथ संख्या आती है। तो 1000 लिखना जरूरी है और स्क्वायर्स का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात जो गलती है वो हमारे सी पार्ट में गलती है, ठीक है। तो सी पार्ट को आप देख लेंगे। इसके बाद 92 में है आपका इवन इफ टू हार्सेस मे लुक, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम ध्यान दें कि क्या क्या दिया गया है, लुक कंपेरेबल, कंपेरेबल का मतलब होता है कि जो आप तुलना करते हैं, तुलनीय। एलाइक का मतलब एक जैसा। आन पार, आन पार पार का मतलब होता है इक्वल। और ओनली सेम, ओनली सेम माने केवल एक जैसा। तो यहाँ पे जब भाव देखें, दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एज, लेकिन वे एक ही उम्र के नहीं हैं। तो जो सही शब्द बैठेगा वह क्या बैठेगा, एलाइक। भले ही दोनों घोड़े एक जैसे दिखाई पड़ते हों, लेकिन वो एक ही उम्र के नहीं हैं। तो आंसर हमारा इसमें नंबर 2 हो जाएगा, एलाइक हो जाएगा। डू यू इंटिमिडेट योर एंगर ब्रदर। वॉइस दोस्तों 2 मिनट का काम है, बिल्कुल समझ लीजिए वॉइस सिखाना इस तरह की चीज़ों का, और आप सेकेंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब सहायक क्रिया जो होगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होगी, और प्रेजेंट व कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल नंबर 2 में दिया गया है। नंबर 2 देखिए, आर योर ब्रदर। नंबर 4 में अगर हम देखते हैं तो बीइंग का प्रयोग दिया गया है, वहाँ नहीं होगा। नंबर 2 सीधा सेकंड्स में क्वेश्चन मारेंगे। 94 ए ब्लेसिंग इन डिस्गीज दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी चीज़, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग तो है, वरदान है, आशीर्वाद है, लेकिन वह छिपे में है। ए ब्लेसिंग इन डिस्गीज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ए मिसफॉर्चून विच टर्न्स आउट टू हैव एडवांटेज। ऐसी मिसफॉर्चून, ऐसी विपदा, ऐसी आपदा जो कि हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती है, उसे ब्लेसिंग इन डिसगीज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स। आपदा तो है, विपदा तो है, लेकिन अंतोगत्वा उसमें जो रिजल्ट है उसका वो ज़्यादा अच्छा। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें कि कोई व्यक्ति है, अचानक उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है और उसे बड़ा टाइम लग जाता है साइकिल बनवाने में, और वो बड़ा दुखी होता है, बड़ा नाराज़ होता है कि यार बहुत आज हमारे लिए एकदम समझ लीजिए आफत आ गई, हमको सही समय से घर पहुंचना था। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो उसने टाइम स्पेंड किया, आधा घंटा 1 घंटा साइकिल बनवाने में जो भी समय लगा, उसकी वजह से उसके दुश्मन उसके ऊपर हमला नहीं कर पाए, नहीं तो वो राह देख रहे थे, और जब समय ज़्यादा हो गया तो वो चले गए सोच करके कि वह आज नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए ब्लेसिंग इन डिसगीज, कि ब्लेसिंग हुई, डिसगीज में मतलब छिपे रूप में वह एक ब्लेसिंग हो गए। आगे देखें, सिनोनिम आपको देखना है। असर्ट का मतलब क्या होता है, असर्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना। तो रीअसर्ट क्या होता है कि पुष्टि करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को साबित करना हो जाएगा। अब रिनाउंस का मतलब छोड़ देना होता है। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना होता है। डिसबिलीफ का मतलब, डिसबिलीफ अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें अविश्वास होता है। एक्नॉलेज मैंने स्वीकार, कंसील का मतलब छिपा लेना। तो अपने आप समझ में आएगा। रिनाउंस का मतलब छोड़ देना हो गया। एक्नॉलेज का मतलब किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना, दैट इज एक्नॉलेज।
डिसबिलीव का मतलब है विश्वास हो गया, कंसील का मतलब छिपा लेना। तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वही जोर दे करके कहना या स्वीकार करना किसी बात को, दैट इज रीअसर्ट। तो यहाँ पे जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, दैट इज एक्नॉलेज, एक्नॉलेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें और 96 से आप देखें, ये आपका क्लोज पैसेज है। तो क्लोज पैसेज में थोड़ा सा ध्यान दें कि क्लोज पैसेज कैसे आपको करना है। एक एक क्वेश्चन पे आप चले मेरे साथ बढ़े। वंस अगेन ए मानसून सो वाइटल टू इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्चून्स हैज लेफ्ट सम स्टेट्स इन शैम्बल्स। मानसून जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसमें क्या है, तमाम स्टेट्स उससे सैम्बल्स में यानी परेशानी, भाव बस निकालना है, परेशानी की अवस्था, जीर्ण शीर्ण अवस्था, खराब अवस्था में पहुंच गए। तो कौन सी यहाँ पे मानसून होगी, तो आप देखें रैपिड का मतलब तेज हो गया, ह्यूज का मतलब भारी भरकम हो गया, थंडर, थंडर क्या होता है, थंडर आपको पता है, जैसे थंडर स्टॉर्म अगर आता है तो थंडर जो होता है गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ जो आता है उसे हम थंडर कहते हैं। और विगरस जो होता है, विगरस का मतलब बहुत ताकतवर होता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में बनेगा वो कौन सा मानसून होगा, ए विगरस मानसून सो वाइटल। विगरस मानसून मतलब जिसके अंदर ताकत होती है, जिसके अंदर क्षमता होती है, उसे हम जोश होता है, उसे हम विगरस कहते हैं। अब विगरस मानसून ने सो वाइटल टू इंडिया, आगे देखें, फ्रॉम आसाम टू कर्नाटक। अब यहाँ पे रैपिड का मतलब जैसे अगर हम चलते चलते तो रैपिड हो गया, ह्यूज का मतलब भारी भरकम है ना, और थंडर जो होता है वो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें जो सेट बैठेगा वो विगरस मानसून, एक बार पढ़ लीजिए आप इसको। लेफ्ट, अच्छा, फ्रॉम आसाम टू कर्नाटका हैवी रेन फॉल, बहुत भारी बरसात, इन ए हैज क्रिएटेड पैरालाइजिंग फ्लड्स दैट हैव टेकन ए वाइट। अब यहाँ पे देखिए बरसात बहुत तेज हुई है और जिसकी वजह से तमाम समस्याएं हुई। तो एक एक करके आप देखें, फिर क्या कहता है, हैवी रेन फॉल इन ए। तो अब अगर इन ए दिया गया है तो आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है, बे इन ए वेरी क्विकली का कोई मतलब ही नहीं होगा, ए आया है इसका मतलब आगे नाउन होगा। यहाँ पर फिर आप देखें मोमेंट्स प्लूरल मतलब सिंगुलर नाउन होगा, मोमेंट्स हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से ए सेकेंड, पहले ए आया फिर ए सेकेंड हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, जो बहुत ही कम समयांतराल में हुआ। अगला क्वेश्चन 98 में आप देखेंगे, फ्लड्स दैट हैव टेकन ए। अब टेक ए अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, टेक ए टोल ऑफ लाइफ होता है, अर्थात कि जीवन ले लेना, अर्थात व्यक्तियों को, इन सब चीज़ों के लिए टेक हैवी टोल ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या हो गया, जिसकी वजह से लोगों की, बहुत भारी संख्या में लोगों की जान चली गई। टेक ए हैव टेकन ए मेनी डेथ होने का, मेनी के पहले ए लगेगा नहीं। ए डेंजरस टर्न का अर्थ नहीं निकल रहा है, एक खतरनाक मोड़। बिग कास्ट, ए बिग कास्ट इन टर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के सेंस में एक बड़ी कीमत। इसके बजाय क्या होगा, ए हैवी टोल ऑफ लाइफ, इसका मतलब काफ़ी लोगों का। तो ये थोड़ा सा इडियामेटिक है यूज़, इसको अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो बहुत अक्सर आपको मिलता है। आगे फिर दिया गया व्हेन वाटर्स। अब वाटर्स ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि इसके बाद फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंसिव, लेट अस सी। अब व्हेन द वाटर्स ए फेमिलियर साइकिल, आप क्या कह रहा है, वाटर क्या होगा, तो अब बरसात के बाद वाटर क्या करेगा, फिर जब होगा तो रस बैक, रस बैक अगर हम कहें तो यहाँ पे सही नहीं होगा। वाटर के लिए जब वाटर पीछे हटता है मतलब कम होता है, उसकी जो मात्रा जब कम होती है तो उसके लिए हम रिसीड शब्द का प्रयोग करते हैं। वाटर्स का मतलब नदियों वगैरह के सेंस में, समुद्र के सेंस में होता है। जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके लिए वाटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद रस बैक नहीं शब्द होगा, रस बैक का मतलब होता है पीछे जाना, तो ये इंसानों वगैरह के लिए रस बैक का प्रयोग होता है। फ्लो अवे, फ्लो अवे माने दूर बढ़ जाना।
तो यहाँ पे जो सही शब्द होगा हमारा वो क्या होगा, जब वाटर का लेवल कम होता है तो उसके लिए हम रिसीड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आगे फिर 100 नंबर क्वेश्चन में आप देखें फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंसिव वर्क। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेंसिव वर्क किस चीज़ का होगा। तो जैसे अगर सच एज रिपेयर्स ऑफ रिवर एम्बैंकमेंट्स, जैसे जो नदियों के किनारे बांध हैं उनकी मरम्मत इत्यादि होना है। तो अब ये कौन सा वर्क होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ खराब होती है तो उसे पुनः जब ठीक किया जाता है, बहाल किया जाता है तो रेस्टोरेशन हो जाएगा। आगे अगर हम देखें रिजोनेट, जब बॉडी वगैरह में हमारे कोई दिक्कत आती है, कमजोरी आती है तो रिजोनेट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, पुनः उसे तेज, पुनः उसे शक्तिशाली बनाया जाता है। रिक्लेमेशन आप करते हैं। रेनोवेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी बिल्डिंग वगैरह को जब उसे नवीनीकृत करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं तो उसमें रेनोवेशन। यहाँ पे वर्क की मरम्मत नहीं हो रही है, तमाम और काम होंगे। जैसे रिवर के एम्बैंकमेंट की मरम्मत हो रही, लेकिन और तमाम काम है। तो जब वर्क के पहले आप लगाएंगे तो ये क्या होगा, रेस्टोरेशन वर्क, क्योंकि एक ही काम नहीं है, बहुत काम होंगे। तो ये आपका रेस्टोरेशन हो जाएगा। आंसर आपको मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये देखना है कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लाभ ये मिलेगा कि हर चीज़ का एक पैटर्न है। जब हम लोग 100 पेपर्स तक सॉल्व कर ले जाएंगे तो क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके स्टाफ सेलेक्शन कमीशन में आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर रिपीटेड न भी हो तो हम लोग इतने पेपर्स को सॉल्व करके आइडिया हम लोगों को लग जाता है कि किस तरह का पेपर होने वाला है, किस तरह से हमको आंसर देना और किस तरह से सही समय पर हम लोगों को क्लियर कर लेना है। तो मैं इसको ट्रिक भी और बहुत विस्तार से मैं इसको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। और आप जब इसको करने लगेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।